मैंने बाजू से पकड़कर अरीहा को अपने सामने किया था। गुस्से से उसे घूरती रही और किसी पल मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था तो मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मेरे थप्पड़ पर फटी फटी आंखों से वो मुझे देखने लगी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक आए थे। मेरा जी चाह रहा था अभी इसी वक्त उसका गला दबा दूं। उसने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी थी। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, अब बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? लेकिन वो बोलती भी कैसे? उसके मुंह में तो जबान ही नहीं थी। वो रोती हुई अपने कमरे में भाग गई थी और मैं अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आ सकता है। मैं सिर पकड़े बैठी थी। मेरे सर पर तो एक क़यामत गुजर गई थी। उसके बाद तो मैं किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरी बिन ब्याही बेटी माँ बनने वाली थी और ये मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण था, और फिर भी मैं जिंदा थी। गुस्सा किसी भी पल कम नहीं हुआ तो मैं उसके कमरे में चली गई। वो अपने बेड पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई और अपने सामने बैठी अपनी गूंगी बेटी की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे गूंगी, कुछ तो बता, मैं तुझे घर में इसलिए रखती थी क्या? बता मुझे, ये सब कुछ किसने किया? मैंने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया मगर वो सिर झुकाए रोने में बिजी रही। मुझे अपनी इज्जत के दो कौड़ी होने का डर था। ये इज्जत मैंने बड़ी मुश्किल से संभाली थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे आंख उठाकर देखे, मगर अब लग रहा था ये इज्जत मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जिस बेटी को मैंने जमाने की बातों के डर से घर में छुपा कर रखा था, वही घर में रहते हुए मेरी बदनामी का कारण बन गई थी। मैं बैठी अपनी बेटी को ही देखे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त मेरी दूसरी बेटी रिया घर में दाखिल हुई। मैंने जल्दी से गूंगी को बिस्तर के अंदर छुपा दिया और कहा, गूंगी, जब तक मैं न कहूँ उठना मत। गूंगी ने बस सिर हिलाया और मैं उठकर बाहर आ गई। बाहर मेरी दूसरी बेटी रिया अपनी ननद के साथ खड़ी थी। मैंने भरपूर नज़रों से रिया को देखा। रिया भी गूंगी की तरह बेहद खूबसूरत थी, मगर उसमें कोई ऐब नहीं था। यही वजह थी कि मेरी गूंगी बेटी, जिसका नाम अरीहा था, अपनी कमी के कारण 25 साल की उम्र में भी मेरे दर पर बैठी थी, जबकि रिया की शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैंने दोनों को गले लगाकर उनका स्वागत किया। फिर रिया से पूछा कैसे आना हुआ, तो उसने अपनी ननद की ओर इशारा करते हुए कहा, अम्मा, जो आपने मेरी ननद के देवर से गूंगी की बात चलाई थी ना, उनकी सास ने मना कर दिया है। कह रही हैं मेरा बेटा थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, मैं उसे गूंगी लड़की के साथ जोड़ नहीं सकती। मैं दिल ही दिल में टूट कर रह गई थी। कुछ देर के बाद रिया की नंद चली गई थी और मैंने अपनी सूनी आंखों से दरवाजे को ताका था, जहां से मेरी उम्मीदें बिखर कर चली गई थीं। रिया की ननद चली गई थी, लेकिन मैंने रिया को रोक लिया था। उसकी बाहों में लिपटते हुए मैं चारों ओर से फूट फूट कर रोई थी। मैंने कहा, रिया प्लीज, किसी भी शादीशुदा बच्चे वाले या किसी लंगड़े लूले का रिश्ता लेकर आ जाओ। अब मैं उसे जल्द से जल्द रुखसत करना चाहती हूँ। रिया मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और पूछने लगी, क्या हुआ है? उसे भी कहीं ना कहीं शक हो गया था और तब मैंने उसे सारी बात बता दी। सुनकर वो भी मेरी तरह सन्न रह गई थी। मैंने उसे कहा, तुम जाकर उससे पूछो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। रिया मेरे कहने पर अरीहा के पास गई, लेकिन अरीहा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। रिया मायूस लौट आई और कहने लगी, घर में आने जाने वालों पर नज़र रखें, खुद ही पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है। मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैं इस बदनामी को जितनी जल्दी हो सके खुद से दूर कर देना चाहती थी। ये बदनामी मेरी सारी ज़िंदगी की बनाई गई इज्जत पर एक काला दाग बनकर लगने वाली थी। मेरा नाम सुरभि है। मेरा संबंध एक अच्छे और इज्जतदार खानदान से था। पापा गवर्नमेंट टीचर थे, जबकि अम्मा एक सादा सी औरत थीं। हम दो ही बहन भाई थे और माँ बाप ने हमें बड़े नाजो नखरों से पाला था। हम एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब एक दिन अम्मा पापा एक हादसे में चल बसे। वो दिन हमारे लिए क़यामत का दिन साबित हुआ। उस वक्त भाभी ने हमें संभाला। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे, इसलिए अम्मा अपनी ज़िंदगी में ही उनकी शादी का फ़र्ज पूरा कर गई थी। भाभी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सगी बहन की तरह। भाई की शादी के बाद पापा ने उन्हें हमारे साथ वाले 3 कमरों वाले घर में शिफ्ट कर दिया था। दोनों मकान एक जैसे बने थे, बस बीच में एक 6 फुट की दीवार थी। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं भी उन्हीं के साथ चली गई और मम्मी पापा का मकान बंद कर दिया गया। भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती थीं, अपनी छोटी बहन की तरह। भाभी की अपनी कोई औलाद नहीं थी तो वो मुझे देखकर अपनी आंखें ठंडी करती। जब मैं 18 साल की हुई तो भाभी ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए।
उनका कहना था बेटियों का अपने घर बसना जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, मगर इसके लिए एक अच्छे रिश्ते का मिलना भी ज़रूरी था। इसी दौरान एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए। वे काफ़ी अमीर और रुतबेदार थे। उनके जाने के बाद भाभी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। भाभी ने खुशी से रजामंदी दे दी, ये सोचकर कि मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं वहाँ खुश रहूँगी। मगर न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे कुछ खटकता हुआ महसूस हो रहा था। हम अच्छी हैसियत वाले तो थे, लेकिन फिर भी इतने अमीर ख़ानदान का रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने भाभी से मना करना चाहा, मगर उन्होंने मुझे ही नादान समझा और भाई को मेरी शादी के लिए मना लिया। इस तरह मेरी शादी रबी से हो गई। शादी के बाद मुझे जल्दी ही पता चल गया कि इतने बड़े ख़ानदान का हमारे घर आने का असल मकसद क्या था। दरअसल मेरा पति नशे का आदी था। उसके घर वाले उसका इलाज करवा करवा कर थक चुके थे, मगर वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सका। हर वक्त नशे में धुत रहता। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं वापस भाई के घर लौट आई और उन्हें सारी बात बताई। भाई और भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने रवि से तलाक ले लिया। गरीब इंसान के साथ तो मैं रह सकती थी, लेकिन एक नशेड़ी के साथ हरगिज नहीं। तलाक के 1 साल बाद भाई ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। इस बार विकास मेरे हमसफ़र बने, जो पापा के दूर के जान पहचान वालों में से थे। मेरी सास भले ही अच्छी न थी, लेकिन कहते हैं अगर जीवन साथी अच्छा हो तो इंसान बाकी सब कुछ सह लेता है। विकास की मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे हर दुख भुला दिया। शादी के 1 साल बाद मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ। मैंने बड़े प्यार से उसका नाम अरीहा रखा, लेकिन मेरी सास को बेटी की चाहत थी, इसलिए बेटी की पैदाइश पर उन्होंने नाक भौं से कोड़ ली। हालांकि विकास के सामने कुछ नहीं कहा। और फिर जब हमें ये पता चला कि अरीहा बोल नहीं सकती, तो मेरी सास ने जैसे मुझे ताने देने का मौका पा लिया। एक तो बेटी पैदा की और वो भी गूंगी। मेरी सास मुझे रोज़ सुबह शाम ताने देती और विकास उन्हें समझाते रहते। समझाते तो थे, मगर पूरी तरह विरोध नहीं कर पाते। 4 साल बाद मेरे घर दूसरी बेटी का जन्म हुआ। भगवान की कृपा थी कि उसमें किसी तरह की कमी नहीं थी। उसका नाम मैंने रिया रखा। रिया की पैदाइश के 4 साल बाद ही अचानक ही विकास की मौत हो गई। उस रात वो बिल्कुल ठीक सोए थे, मगर उसी नींद में हमेशा के लिए अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए। मैं अकेली रह गई और मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी को और भी तंग कर दिया। मैंने वहाँ रहने की बहुत कोशिश की, मगर इंसान आखिर कब तक सहन कर सकता है। एक दिन मैंने अपनी दोनों बेटियों को लिया और वापस भाई के घर लौट आई। भाई भाभी ने मुझे और मेरी बेटियों को हाथों हाथ लिया। भगवान की कृपा थी, भाई के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपना बिजनेस चलाते थे और भगवान की कृपा से बिजनेस खूब चल रहा था। उन्होंने मेरे और मेरी बेटियों का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। भाभी की अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, तो उन्होंने मुझसे रिया को गोद लेने की बात कही। मुझे क्या एतराज़ होता, एक ही तो घर था। मैं मम्मी पापा वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। हालांकि खर्चा सारा भाई उठाते थे। भाई ने हमारे बीच की दीवार में एक दरवाज़ा बनवा दिया था, ताकि हम एक दूसरे के घर आसानी से आ जा सकें। भाभी ने रिया को अपनी बेटी की तरह अपना लिया, लेकिन रिया अब समझदार हो चुकी थी। उसे ये पता था कि मैं उसकी असली माँ हूँ। उसने भाभी को मम्मी और भाई को पापा तो कहना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी ही बेटी बनी रही। अक्सर मैं भाई और भाभी के पास बैठी रहती, या फिर अगर घर में दिल घुटने लगता तो अपने बचपन की दोस्त के घर चली जाती, जो उसी मोहल्ले में रहती थी। एक दिन जब मैं भाई के घर बैठी थी तो भाभी ने मुझसे कहा, अरीहा का इलाज करवा लो, शायद वो ठीक हो जाए। मैंने कहा, भाभी वो पैदाइशी ही ऐसी है, इलाज से कहाँ ठीक होगी। भाभी ने समझाया, कोशिश करने में क्या जाता है। भाभी के कहने पर मैं उसे अस्पताल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अरीहा के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन एक ऑपरेशन से हो सकता है वो ठीक हो जाए। मगर जो ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया वो हमारी पहुंच से बाहर था। हम चुपचाप घर लौट आए। भाभी अरीहा को लेकर बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, सुरभि, मुझे तुम्हारी अरीहा की बहुत चिंता रहती है। अरीहा के लिए भविष्य बहुत मुश्किल होगा। वो लड़की जात है, उसे समाज में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भाभी की ये बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गई। उन्होंने जो कहा था वो एकदम सच था। लेकिन घर आने के साथ मैंने भाभी की सारी बातें दिमाग से निकाल दी। जबकि अरीहा को सामने देखकर मुझे और भी गुस्सा आया था। मुझे उससे नफरत महसूस होती थी। जब जब उसे अपने सामने देखती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं कमज़ोर होने लगी हूँ। कभी कभी तो मैं सारा गुस्सा उस पर निकाल देती। क्यों आई हो मेरी ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी भर की तकलीफ़ देने के लिए?
वो बेचारी मेरी बातें सुनकर आंसू बहाती कमरे में चली जाती। अरीहा अब जवान हो चुकी थी और उसके साथ मेरी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसकी तस्वीर देखकर तो हर कोई रिश्ते के लिए राजी हो जाता। अरीहा की खूबसूरती इतनी थी कि जो भी उसे देखता उसके रिश्ते की बात करने पहुंच जाता। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता अरीहा बोल नहीं सकती, वो मना करके चले जाते। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जहां अरीहा के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, वहीं रिया के लिए हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता। अब तो मैं अरीहा से गुस्से में कहने लगी, तुझे मेरे ही घर में पैदा होना था, अब तेरे लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? कौन करेगा तुझसे शादी? अरीहा मेरी बातें सुनकर बस सर झुका लेती। अरीहा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे कभी स्कूल में दाखिला ही नहीं कराया था। मुझे लगता था कि ये गूंगी लड़की क्या पढ़ेगी। भाई और भाभी ने कई बार कहा कि सुरभि तुम गलत कर रही हो, अब आज नहीं है उसकी तो क्या हुआ, पढ़ाई उसका बुनियादी हक है, उससे मत छीनो। लेकिन मैं खुद अपनी ही औलाद से नफरत महसूस करने लगी थी। जब रिया को पढ़ाई करते हुए देखती तो मेरे दिल में ख्वाहिश उठती, काश अरीहा भी बोल सकती, मगर ये ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी। मुझे इस बात का बहुत दुख होता था और फिर मैं अपना सारा गुस्सा अरीहा पर निकालती, जैसे कि गूंगी होने में उसका ही कसूर हो। वो बेचारी चुपचाप मेरी डांट और मार सह लेती थी। धीरे धीरे उसने मुझसे दूरी बना ली और अब वो हमेशा सहमी सहमी सी रहती। पहले तो वो मेरे पास आकर इशारों में बात करने की कोशिश करती थी, पर एक दो बार मैंने उसके इशारे करने पर उससे नफरत और गिरी हुई नज़रों से उसे देखा था, तो वो पूरी तरह सहम गई। उसके बाद उसने मेरे पास आना छोड़ दिया और अपने कमरे में ही अकेली रहने लगी। मुझे भी इस बात का सुकून था कि चलो अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया। एक दिन मैं भाभी के घर बैठी थी जब उन्होंने पूछा, सुरभि तुम अरीहा को साथ क्यों नहीं लाती? मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, भाभी उसे क्या लेकर आऊं, मैं इधर आती हूँ तो कुछ बातें करती हूँ। ऐसे में अरीहा बेचारी हमारे बीच क्या करेगी? उसके इशारे तो मुझे भी समझ नहीं आते और कोई क्या समझेगा। भाभी ने मुझसे कहा, सुरभि वो तुम्हारी बेटी है, वो बोल नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती है, उसे यूं अकेला घर पर मत छोड़ा करो, जवान लड़की है, साथ लेकर आया करो, नहीं तो कहीं इधर उधर जाया करो तो उसे हमारे पास छोड़ जाया करो। भाभी की ये बातें घर पहुंचते ही मेरे दिमाग से निकल गईं। उस दिन घर में खाना बना रही थी। अरीहा ने खाना बनाना यूट्यूब से देखकर सीखा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके हाथों में जादू था। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि घर का हर काम वो बहुत अच्छे से करती। चाहे बर्तन मांजना हो या सफाई करना, हर काम में उसका हुनर नजर आता था। कभी कभी तो मैं सोचती कि वो जिस भी घर जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी, लेकिन जब उसके लिए कोई रिश्ता न आता तो मुझे बेहद तकलीफ होती थी। उसकी गूंगे होने की वजह से हर कोई उसे शादी करने से इनकार कर देता, जबकि रिया के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। एक तरफ रिया की शादी की खुशी थी, लेकिन दूसरी ओर अरीहा के भविष्य को लेकर मैं निराश थी। और जब रिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया तो मैंने बहुत सोच समझकर उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं अरीहा के चक्कर में रिया की शादी की उम्र निकालना नहीं चाहती थी। खैर उस दिन मेरे मन से आधा बोझ हल्का हो गया था। आज रिया की मंगनी थी। मंगनी के दिन मैं तैयार हो रही थी, तभी अरीहा मेरे पास 2 सूट लेकर आई। इशारों में मुझसे पूछने लगी कौन सा सूट पहनूं, और उस समय मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो और कोई सूट वूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इशारों में कहने लगी, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। उसकी बात ने मुझे और गुस्से से भर दिया और मैंने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ दे मारा और धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रही। एक बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। अगर मैंने तुम्हें वहाँ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। एक पल को उसकी रोती हुई आंखें देखकर मेरा दिल थोड़ा सा पिघला, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और सर झटक दिया। मैंने गुस्से में नीचे गिरे सूट को उठाया और जोर से सोफे पर पटक दिया। इतने में भाभी आ गई और कहने लगी, सुरभि कितनी देर और लगेगी, मेहमान आ गए हैं, तुम कब आ रही हो? मैंने कहा, भाभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस आ ही रही थी। भाभी ने पूछा, अरीहा कहाँ है, क्या वो नहीं आएगी? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं भाभी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसे दवा दे दी है, शायद सो गई है। वैसे भी मैं उसे वहाँ लेकर जाना नहीं चाहती, ये सब देखकर उसका दिल दुखेगा। भाभी ने अरीहा को देखने की इच्छा जताई, पर मैंने कहा, भाभी देर हो रही है, बाद में आकर देख लीजिएगा, वो अभी सो रही होगी। इतना कहकर मैं भाभी के साथ उनके घर चली आई थी।
शाम धूमधाम से बीती। रिया की मंगनी बहुत ही खुशियों भरे माहौल में हुई। सारे काम निपटाकर जब मैं घर वापस आई और अरिहा के कमरे में गई तो वो बिस्तर पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका बदन हल्के हल्के हिल रहा था, जिससे मुझे समझ आ गया कि वो रो रही थी। उसे रोता देखकर मेरा गुस्सा फिर से भड़क उठा। मैंने ताने भरी आवाज में कहा, यहीं बैठी रहो और रोती रहो। रिया की तो इतनी धूमधाम से मंगनी भी हो गई और 2 महीने बाद उसकी शादी भी है। तुमसे 4 साल छोटी है और अब अपना घर बसा रही है, मगर तुम्हारे नसीब में तो मुझे परेशान करना ही लिखा है। मैं उसे ऐसे ही उलाहने देती रही जैसे गूंगा होने में उसका ही कसूर हो। मैं उस वक्त ये भूल गई थी कि वो अपनी मर्जी से ऐसी नहीं थी। उसकी इस हालत में उसका कोई कसूर नहीं था, पर मेरी अक्ल पर जैसे पर्दा पड़ा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे इतनी बेरुखी क्यों कर रही थी। 2 महीने बाद रिया की शादी हो गई। अपनी ससुराल में वो बहुत खुश थी। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे और ये देखकर मैं मन ही मन खुश थी कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल है। अब बस मेरा एक ही सपना बचा था कि किसी तरह अरिहा की भी शादी हो जाए ताकि मैं उसकी जिम्मेदारी से भी आज़ाद हो जाऊं। पर परेशानी ये थी, उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। हर बार रिश्ते की बात न बनने पर मेरा सारा गुस्सा अरिहा पर ही निकलता। मेरी इस बेरुखी से अरिहा अब मुझसे बहुत दूर हो चुकी थी। अब वो ज़्यादातर भाभी के पास चली जाती। रिया के जाने के बाद भाभी अकेली हो गई थी और उन्हें हमेशा से किसी से बातें करने की आदत थी। पहले भी रिया के साथ वक्त बिताती, पर अब रिया के जाने के बाद वो अरिहा को बुला लेती और उससे बातें करती रहती। कभी कभी मुझे हैरानी होती कि भाभी उससे इतनी बातें कैसे कर लेती हैं, ये जानते हुए कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। जब मैं उनसे पूछती तो वो कहती, सुरभि वो मुझे सुन तो सकती है ना, मेरे लिए यही बहुत है कि इस घर में दीवारों के अलावा कोई और भी है जो मुझे सुन सके, वरना मैं तो इस खाली खाली घर से तंग आ जाती हूँ। एक रोज़ मैं पड़ोस में गई थी। पड़ोसन मासी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो देखने के बहाने वहाँ चली गई। जब वापस आई तो अरिहा घर पर नहीं थी। मैं उसे आवाज़ें देने लगी लेकिन उसने मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। फिर मैं भाभी के घर की तरफ गई। उनके कमरे के बाहर पहुंची तो अंदर से हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने हैरान होकर अंदर झांका तो देखा कि भाभी और अरिहा साथ बैठे हंस रहे थे। मैंने देखा कि भाभी और अरिहा बिस्तर पर बैठी थीं, जबकि सामने सोफे पर एक 25-26 साल का नौजवान बैठा था जिसकी शक्ल भाभी से मिलती जुलती थी। उसने मुझे आते देखा तो नमस्ते किया। मैंने नमस्ते का जवाब दिया, लेकिन फिर हैरानी से भाभी की तरफ देखा। भाभी ने हंसते हुए कहा, सुरभि ये मेरा भाई मयंक है। मैंने हैरत से भाभी और मयंक को देख रही थी क्योंकि वो भाई बहन कम माँ बेटे ज़्यादा लग रहे थे। भाभी की उम्र 48 साल थी और मेरा आश्चर्य देख उन्होंने कहा, सुरभि हैरान मत हो, ये सच में मेरा भाई ही है। हमारे माँ बाप की आखिरी उम्र की गलती थी। इतना कहकर भाभी जोर से हंस पड़ी, जबकि मयंक ने भी शर्माते हुए सिर झुका लिया। उनकी बातों से मेरा मूड भी हल्का हो गया और मैं भी उनके पास बैठकर मजाक में कहने लगी, फिर तो आपको इनका नाम मयंक के बजाय प्यारे रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी पापा के बुढ़ापे के प्यार की निशानी है ये। भाभी एक बार फिर ठहाका मार कर हंस पड़ी थीं और मयंक भी हल्की सी हंसी हंसा था। मैंने अरिहा की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी, पर मुझे देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। कुछ दिन बाद रिया घर आई तो मैंने उसे कहा, अपने ससुराल में अरिहा का रिश्ता देखो, हो सकता है कोई बात बन जाए। उसने हामी भरते हुए कहा कि उसकी ननद का एक देवर है जो बचपन से ही लंगड़ा कर चलता है और कोशिश करेगी बात करने की। मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जाग गई कि शायद उसकी हालत देखकर वो लोग मेरी गूंगी बेटी को स्वीकार कर लें। कुछ दिन बाद की बात है, भाभी को सामान लेने मार्केट गई हुई थी। जब उनकी कॉल आई उन्होंने कहा, मैं मयंक को भेज रही हूँ, अरिहा को उसके साथ स्टोर भेज दो, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थीं पर भूल गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि मयंक के साथ भाभी भी वापस आ गई थी। मैंने हैरान होकर पूछा, भाभी आप भी वापस आ गई? उन्होंने कहा, सुरभि मेरी तो टांगें जवाब दे गईं, मुझसे और ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा करो, अरिहा को मयंक के साथ भेज दो, वो खुद ही सब कुछ ले आएगी जिसकी उसको ज़रूरत है। मैंने अरिहा को बुलाया और वो मयंक के साथ चली गई। करीब 2 घंटे बाद दोनों वापस लौटे क्योंकि भाभी ने बाकी का सामान भी खरीदवाना था। दिन बीतते जा रहे थे पर रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वैसे भी अब उसके घर में भी खुशखबरी आने वाली थी और वो खुद भी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी। मैंने सोचा कि एक बार खुद ही उससे जाकर मिलाऊं। वैसे भी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया था। इधर अरिहा को 2 दिन से बुखार था, वो थोड़ी सुस्त थी। मैंने सोचा कि खुद ही शाम के लिए दाल बना लेती हूँ,
ताकि अगर आने में देर हो जाए तो खाना तैयार मिले। मैंने अरीहा को आवाज़ दी, आकर देख लो और फिर चावल भी भिगो देना। 2-3 बार आवाज़ दी पर वो बाहर नहीं आई। मुझे चिंता होने लगी क्योंकि वो तो मेरी एक ही आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। चूल्हे की आंच धीमी करते हुए मैं उसके कमरे में गई ताकि देख सकूं कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं। कल से ही उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही थी पर वो हर बार मना कर देती थी। भाभी ने भी उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था पर उसने तब भी इनकार कर दिया था। कमरे में आकर देखा तो कमरा खाली था। हाँ, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अरीहा वॉशरूम में वॉश बेसिन के ऊपर झुकी हुई थी और उल्टियाँ करते हुए काँप रही थी। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। आंखों में अविश्वास और चिंता भर आई। मेरे आने का एहसास होते ही अरीहा ने जल्दी से नल बंद किया और चेहरे को पोंछते हुए बाहर आई। मुझे सामने खड़ा देखकर वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बेहोश होकर मेरे सामने ही गिर पड़ी और उसी पल मेरे सारे शक यकीन में बदल गए थे। किसी ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया था। जब उसे होश आया तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की, अरीहा ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मगर उसने कुछ नहीं बताया, बस रोने लगी। उसकी बेबस सिसकियों ने मेरे दिल में गहरी चोट कर दी और मेरे खुद पर गुस्से का ठिकाना न रहा। मुझे अपने सारे फैसले याद आने लगे, सारी गलतियां याद आने लगीं। आज अरीहा इस हाल में थी तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं ही उसका ध्यान नहीं रख पाई। वो मौके जब भाभी ने समझाया था उसे अकेला मत छोड़ा करो, हर जगह साथ ले जाया करो, लेकिन मैंने उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। आज उसके नतीजे मेरे सामने थे और मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो रही थी। सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी ही बेटी से इतनी बेखबर हो सकती हूँ। अब मुझे समाज का डर सताने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, मेरा नाम बदनाम कर देंगे। छिपते छिपाते मैं अरीहा को अस्पताल ले गई, जहाँ पता चला वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। रातों की नींद, भूख, प्यास सब गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस हालात से कैसे निपटूं और अपनी बेटी के गुनहगार को कैसे ढूंढूं। डर और बदनामी का बोझ मेरे सीने पर भारी हो गया। रिया जब मुझसे मिलने आई तो आशा की कुछ किरण जगी थी। शायद उसकी ननद का देवर अरीहा को अपना ले, मगर रिया ने बताया उसकी ननद उसे किसी होशियार परफेक्ट लड़की के लिए देख रही है और मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने कहा, देखना, जिसने मेरी बेटी को ठुकराया उसकी अपनी भी शादी नहीं होगी। रिया ने मुझे शांत करते हुए कहा, अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान की मर्जी में कोई भलाई होगी, बस आप दुआ करो दीदी के लिए। रिया की बातें सुनकर मैं कुछ ठंडी पड़ी और उसे सब कुछ बता दिया। रिया के चेहरे पर हैरानी और दुख के भाव थे। उसने कहा, अम्मा आपको दीदी का ख्याल रखना चाहिए था। उसकी बातों पर मेरा सिर शर्म से झुक गया। काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकती, मगर ये मेरे बस में नहीं था। रिया 2 दिन मेरे पास रही, मुझे तसल्ली देती रही और जाते जाते कह गई कि मैं भाभी को भी सब कुछ बता दूं। हो सकता है वो इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सकें। 2 दिन तक मैं भाभी के पास नहीं गई तो वो खुद ही हमारे घर आ गई। आते ही पूछने लगी, सुरभि क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो तुम और अबीहा पूरे हफ्ते से मेरे घर नहीं आए? उनके सवाल पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और झूठ में कहा, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर कहा, तो फिर मेरे घर ना आने का कारण क्या है? मैंने कहा, बस कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। भाभी ने गुस्से में कहा, सुरभि बहाने मत बनाओ, तुम्हारा कौन सा ये ससुराल है जो तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिलती? फिर उन्होंने कहा, और ये अरीहा कहाँ है? पहले तो मुझे उससे मिलाओ, देखूं कैसी है वो। खाना खाने के साथ ही भाभी अरीहा को आवाज़ देने लगी। मैंने उन्हें रोका और कहा, भाभी अरीहा की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी परेशान होकर पूछने लगी, कब से? मैंने कहा, पिछले हफ्ते से। भाभी ने नाराज होकर कहा, सुरभि तुम अरीहा के मामले में बहुत लापरवाह हो, उठाओ उसे, मैं उसे अस्पताल लेकर जाती हूँ। मेरे कहने पर भाभी ने मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया। सुरभि बात क्या है? तुम मुझे कुछ परेशान दिख रही हो, कुछ बताओ तो सही। और फिर जो दर्द और बोझ मैं इतने दिनों से सीने में दबाए बैठी थी वो आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगा। मैं भाभी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी ने मुझसे पूछा, सुरभि बात क्या है, क्यों इस तरह रो रही हो? अरीहा ठीक तो है ना? भाभी के सवालों में चिंता साफ झलक रही थी, मगर मैं बस रोती रही। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर मैं उन्हें कमरे में ले आई, जहां अरीहा बिस्तर पर लेटी छत की ओर खोई हुई नज़रों से देख रही थी। मैं भाभी को सोफे पर बिठाकर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता दिया।
मेरी बात सुनते ही भाभी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। मगर जब मैंने अपना सिर हिलाया तो उनके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि बच्ची को अकेला न छोड़ा करो, उसे अपने पास रखा करो। ये सब तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है, जिससे तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर थोड़ी देर रुककर भाभी ने कहा, मैं तो यहाँ किसी और ही काम से आई थी। लेकिन अब ये कहते कहते भाभी चुप हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, आप क्यों आई थी? मगर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और अरीहा को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, पानी ला दो, प्यास लगी है। मैं बाहर जाकर पानी ले आई और जब वापस आई तो देखा कि अरीहा उठकर बैठी हुई थी और भाभी उसके पास बैठकर उससे कुछ बातें कर रही थी। पानी पीकर भाभी ने आधा गिलास मुझे वापस कर दिया। कहने लगी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं शाम को वापस आऊँगी और फिर इस मसले का हल ढूंढते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहती थी मगर वो चली गईं। शाम तक मैंने उनका इंतज़ार किया, लेकिन अगले दिन सुबह आई थी वो। उस वक्त मैं और अरीहा नाश्ता कर चुके थे। मेरा इरादा बर्तन धोने का था। मैंने सोचा साथ साथ भाभी से बात करती रहूँगी, मगर भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, सुरभि, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उनकी गंभीरता देखकर मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि ऐसा तब होता था जब कोई बड़ी बात होती। मैं उनके पास बैठी तो कहने लगी, सुरभि, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। इस हालात में अरीहा की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। हमारी ही लापरवाही से आज उसे ये दिन देखना पड़ा। लेकिन मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे अच्छे से समझो। मैं सोच में पड़ गई कि भाभी बार बार मुझे हिम्मत क्यों दे रही थी, और फिर उन्होंने जो कुछ मुझे बताया मैं सुनकर सन्न रह गई। भाभी ने कहा, अरीहा का बच्चा नाजायज नहीं है, ना ही किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मैंने हैरानी से भाभी की ओर देखा। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो बिना शादी के माँ बनने वाली है, तो ये बच्चा नाजायज ही है। भाभी ने गहरी सांस लेकर कहा, सुरभि, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मयंक ऐसा कदम उठा लेगा। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं उसे रोक लेती। मैं हैरत में थी, भाभी क्या कह रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप क्या कह रही हैं? भाभी ने धीरे से कहा, सुरभि, मैं सच कह रही हूँ। मयंक अरीहा को पसंद करने लगा था। पहली बार जब उसने अरीहा को देखा तो वो उससे भाग गई थी। जब उसने अरीहा से अपनी भावनाओं का इजहार किया तो अरीहा घबरा गई। वो तुमसे बहुत डरती थी। उसे डर था कि अगर तुमसे ये बात पता चली तो तुम उससे कैसे रिएक्ट करोगी। अरीहा ने मयंक को बताया था कि तुम उस पर बहुत सख्ती से पेश आती हो, कभी कभी उसे मारती पीटती भी हो। मयंक ने मुझे अरीहा के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए यहाँ भेजा था, मगर मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी बात हो चुकी है। जब तुमने मुझे अरीहा के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में मयंक का ही नाम आया था। मैंने तुम्हें बहाने से बाहर भेजा और फिर अरीहा से मयंक के बारे में पूछा। तब उसने मुझे सब कुछ बताया। घर जाकर मैंने मयंक को फ़ोन किया और उसे सच सच सब कुछ बताने को कहा, और उसने कबूल कर लिया कि वो और अरीहा मंदिर में जाकर शादी कर चुके हैं। ये बच्चा नाजायज नहीं है। मयंक ने मुझसे कहा कि वो अरीहा से सच्चा प्यार करता है और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहता है। भाभी ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो भी तुम चाहो वो फैसला कर सकती हो। ये कहकर वो चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपनी जगह पर बैठी रही। भाभी सही कह रही थी, गलती मेरी ही थी। मेरे प्यार और ध्यान की कमी के कारण अरीहा पूरी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसती रही, और जब मयंक ने उसे अपनाया तो वो उसकी हो गई। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे आगे क्या करना है, मगर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं अरीहा की मर्जी जानना चाहती थी। मैंने उसे प्यार से पास बुलाया और पूछा, तुम्हारी मर्जी क्या है? क्या तुम मयंक के साथ रहना चाहती हो या नहीं? अरीहा ने तुरंत मयंक के हक में फैसला दे दिया। मयंक का नाम लेते हुए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, और ये डर मैंने ही तो पैदा किया था। मैंने उसे अपने पास खींचा और गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, तुम्हें ही कसूरवार ठहराती रही। मैं भूल गई थी ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने जो भी जुर्म किए हैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये कहकर मैं उससे अलग हुई थी और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अरीहा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे आंसू पोंछने लगी। मैं उसके पास गई और उसके माथे को चूम लिया। मैंने भाभी को अपने फैसले के बारे में बताया। मैं चाहती थी सब कुछ साधारण तरीके से हो, मगर मयंक और भाभी ने कहा कि सब कुछ धूमधाम से होगा, ताकि लोग देखकर पछताएं, जिन्होंने अरीहा जैसी हीरे जैसी लड़की को ठुकराया। फिर पूरे रस्मों रिवाजों के साथ उनकी शादी हुई। अरीहा दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी।
उसकी मासूमियत और भी निखर आई थी। मयंक उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया और अगले दिन जब मैं अरीहा से मिलने गई तो उसके चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक थी। मयंक ने उसे सच्चे दिल से अपनाया था और अब मेरा दिल भी सुकून में था। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं। आज इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। मयंक ने अरीहा को इतना प्यार दिया कि वो पहले से भी ज़्यादा खिल उठी। मयंक ने उसका इलाज भी करवाया, जिसमें उसका एक ऑपरेशन भी हुआ। अब वो सब कुछ तो नहीं, मगर कुछ कुछ बातें बोल पाती है। वो मयंक का नाम बहुत साफ बोलती है और मयंक को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। पहली बार जब उसने अरीहा के मुंह से अपना नाम सुना था तो मयंक खुशी से झूम उठा था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।